यस सरकार, माहौल एकदम जबरदस्त। चैप्टर नंबर 3 टाइम ऑफ सप्लाई। सर सेक्शन नंबर 12 कहता है टाइम ऑफ सप्लाई फॉर गुड्स। सेक्शन नंबर 13 बोलता है टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। चैप्टर नंबर 14 सेक्शन नंबर 14 कहता है क्या, व्हेन रेट ऑफ टैक्स चेंजेस, तो क्या करेंगे। ओके, बात करते हैं हम सेक्शन नंबर 12। सर टाइम ऑफ सप्लाई फॉर गुड्स, सब सेक्शन 1 कहता है क्या, इन रेस्पेक्ट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स टाइम ऑफ सप्लाई शैल बी डिटरमाइंड एज पर दिस सेक्शन। और जिस दिन टाइम ऑफ सप्लाई होगा उस दिन लायबिलिटी आएगी एसएससी पर बेटा। ओके सरकार, सब सेक्शन 2 से मेन बात शुरू होती है टाइम ऑफ सप्लाई। ध्यान देना, गुड्स के केस में टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स शैल बी द डेट ऑन विच इनवॉइस इज इश्यूड। और अगर आपने इनवॉइस टाइमली इशू नहीं किया इस पर सेक्शन नंबर 31, तो द डेट ऑन विच इनवॉइस शुड हैव बीन इशूड, वही क्या हो जाएगा, टाइम ऑफ सप्लाई। मतलब इनवॉइस टाइम पे इशू कर दिया तो डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस इज द टाइम ऑफ सप्लाई। और इनवॉइस टाइमली इशू नहीं किया तो जिस दिन इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए था वही क्या हो जाएगा, टाइम ऑफ सप्लाई। अब बात आती है क्या, इनवॉइस कब इशू हो जाना चाहिए था। बच्चों ध्यान रखना, गुड्स के केस में फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म सबसेक्शन 2 की जब लायबिलिटी आती है तो उसमें एडवांस पेमेंट पे जीएसटी नहीं लगता है। गुड्स के केस में बच्चों ध्यान रखना, नोटिफिकेशन थ्रू एडवांस पेमेंट को हटा दिया था बेटा, ध्यान रखना गुड्स के केस में बच्चों। ओके, अब इनवॉइस कब इश्यू हो जाना चाहिए था गुड्स के केस में। अब ऐसे केस में ये लिखा है क्या, सेक्शन 31 में, कि अगर मूवमेंट ऑफ द गुड्स इन्वॉल्व है तो ऑन और बिफोर रिमूवल ऑफ द गुड्स इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए। सेकंड, जहां मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं होता है तो जब मैंने कस्टमर को गुड्स अवेलेबल करवाया तब उस दिन या उससे पहले बिल इशू हो जाना चाहिए था। कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स अगर है तो जब मैं पीरियडिकल स्टेटमेंट इशू करूंगा या वो मेरे को पीरियडिकल पेमेंट देगा, जो भी हमारा अरेंजमेंट है, उस दिन उतने अमाउंट का मेरे को बिल इशू करना पड़ेगा। क्लियर। और ऐसे केस में सर बिल अगर मैंने इशू कर दिया टाइमली तो डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस टाइम ऑफ सप्लाई हो गया, नहीं तो जब बिल इशू हो जाना चाहिए था वही टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा। प्लस अगर मैंने गुड्स ऑन अप्रूवल बेस पे दिया है तो या तो उसने अप्रूवल दे दी मतलब सप्लाई हो गया, या फिर 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल विच एवर इज अर्लियर, तब मेरे को इनवॉइस इशू कर देना चाहिए। और अगर कर दिया तो टाइम ऑफ सप्लाई वो देना जाएगा, और नहीं इशू किया टाइमली तो जब इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए था वही क्या हो जाएगा, टाइम ऑफ सप्लाई। सबसेक्शन 3 क्या कहता है, जहां जहां रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में, जहां जहां आरसीएम रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में रेसिपिएंट लायबल होता है वहां वहां सबसेक्शन 3 बोलता है टाइम ऑफ सप्लाई फॉर रेसिपिएंट क्या होगा, इन तीनों में से विच एवर इज अर्लीस्ट। फर्स्ट, रिसीट ऑफ गुड्स, गुड्स रिसीव हो गया है। सेकंड, रेसिपिएंट ने सप्लायर को पे कर दिया इन रेस्पेक्ट ऑफ वैल्यू सप्लाई। अच्छा, उसने पे कर दिया कब मानेंगे बेटा, एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स या एक्चुअल डेबिट इन हिज बैंक अकाउंट विच एवर इज अर्लियर, तब मान लेंगे कि रेसिपिएंट ने सप्लायर को पे कर दिया है। या फिर 31st डे फ्रॉम द डेट ऑफ issue of 31st day from the date of issue of invoice whichever is earliest। सर आई रिपीट, या तो गुड्स रिसीव हो गया हो या उसने पेमेंट कर दिया हो या 31st day from the date of issue of invoice whichever is earliest। और इन तीनों से अगर टाइम सप्लाई नहीं आ रहा है तो जिस दिन रेसिपिएंट ने अपनी बुक्स में वो खर्चा रिकॉर्ड किया, वो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किया, वही क्या हो जाएगा, टाइम ऑफ सप्लाई। ध्यान देना, सबसेक्शन 3 में लिखा है क्या, इन तीनों में से विच एवर इज अर्लीस्ट। मतलब अगर आपने रेसिपिएंट ने सप्लायर को एडवांस पे कर दिया तो जितना एडवांस पे किया उतना अमाउंट पे लायबिलिटी आ जाएगी बच्चों। सबसेक्शन 3 के लिए एडवांस पेमेंट नहीं हटा है बच्चों, सबसेक्शन 2 से हटा है। ओके, सबसेक्शन 4 बोलता है क्या, वाउचर्स और कूपन, अगर आपने गुड्स के रेस्पेक्ट में कोई वाउचर या कूपन इशू किया है तो इफ सप्लाई इज आइडेंटिफाइबल एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ वाउचर, तो जब वाउचर इशू किया तभी सप्लाई हो गया, उस दिन ही टाइम ऑफ सप्लाई आ जाएगा। और अगर इफ सप्लाई इज नॉट आइडेंटिफाइबल एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ वाउचर, तो जब वाउचर रेसिपिएंट रिडीम कराएगा दैट डेट विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई। सबसेक्शन 5 बोलता है रेसिडुअल प्रोविजन, अगर सबसेक्शन 2, 3 और 4 से टाइम ऑफ सप्लाई डिटरमाइन नहीं हो रहा है तो रेसिडुअल प्रोविजन बोलता है क्या, क्लॉज नंबर ए, अगर रिटर्न फाइल करने की रिक्वायरमेंट थी रेसिपिएंट पर तो जिस दिन ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न होगा वही क्या हो जाएगा, टाइम ऑफ सप्लाई। और अगर रिटर्न फाइल करने की रिक्वायरमेंट नहीं थी तो जिस दिन उसने टैक्स पे किया होगा गवर्नमेंट को वही क्या हो जाएगा, टाइम ऑफ सप्लाई। क्लियर, डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स टू द गवर्नमेंट इज द टाइम ऑफ सप्लाई। देन आता है क्या, सबसेक्शन 6, कि अगर आपने प्राइस के अलावा ओवर एंड अबव द प्राइस कोई इंटरेस्ट भी चार्ज किया, लेट पेमेंट फी चार्ज किया, पेनल्टी चार्ज किया, दैट विल आल्सो फॉर्म पार्ट ऑफ वैल्यू सप्लाई। तो ऐसे केस में उस इंटरेस्ट, लेट पेमेंट फी, पेनल्टी चार्जेस के लिए टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, जब वो इंटरेस्ट या पेमेंट या लेट पेमेंट फी रिसीव होता है आपको, दैट इज द टाइम ऑफ सप्लाई। ये था सेक्शन नंबर 12, टाइम ऑफ सप्लाई फॉर गुड्स। आ रहा है टाइम ऑफ सप्लाई फॉर सर्विसेज, सबसेक्शन 1, सेक्शन नंबर 13, सबसेक्शन 1 कहता है क्या, सर्विसेज के रेस्पेक्ट में टाइम ऑफ सप्लाई डिटरमाइन होगा इस सेक्शन के अकॉर्डिंग, प्लस जिस दिन टाइम ऑफ सप्लाई होगा उस दिन लायबिलिटी आएगी रेसिपिएंट पे। ओके, सबसेक्शन 2 से मेन बात शुरू होती है, सेक्शन नंबर 13 सबसेक्शन 2 बोलता है सर सर्विसेज के केस में इनवॉइस, डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और रिसीट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। सर्विसेज में एडवांस पेमेंट में भी टैक्स लगता है बेटा। अच्छा वापस सुनना, अगर आपने टाइमली बिल इशू कर दिया तो इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, पर अगर आपने टाइमली बिल इशू नहीं किया डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस मतलब डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस और रिसीट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। और हाँ, टाइम लिमिट टू इशू द इनवॉइस कितना है सर्विसेज के केस में, इनवॉइस कैन बी इशूड विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विसेज। और अगर बैंकिंग कंपनी है
बैंकिंग कंपनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग एनबीएफसी है, या इंश्योरेंस कंपनी तो 45 डेज का टाइम दिया वहाँ पे बेटा, क्लियर। प्लस बैंकिंग कंपनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग एनबीएफसी को बोल दिया है आप अगर अपने ही दूसरी ब्रांच को सर्विस दे रहे हो, डिस्ट्रिक्ट पर्सन को सर्विस दे रहे हो, तो आप चाहो तो क्वार्टरली एक ही बिल इशू कर देना, और जब बिल इशू करोगे, क्लियर, मतलब दिस इज द टाइम टू इशू द इनवॉइस, क्लियर। अब अगर इनवॉइस टाइम पे इशू कर दिया तो इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, इनवॉइस टाइम इशू नहीं किया तो कंप्लीशन और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। ओके बच्चों, एक बात को ध्यान रखना, अगर कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस है, क्या है बच्चों, कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस है, तो ऐसे केस में क्या होगा, 3 केस। फर्स्ट, अगर किसी इवेंट के होने पर कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस है तो टाइम ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस क्या होता है बेटा, फर्स्ट, अगर किसी इवेंट के होने पर रेसिपिएंट इज लायबल टू मेक पेमेंट टू द सप्लायर, तो ऐसे केस में जिस दिन वो इवेंट हुआ है वही क्या हो जाएगा, डेट, जिस दिन उतना अमाउंट का आपको इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। सेकंड, अगर कोई इवेंट फिक्स नहीं पर ड्यू डेट ऑफ मेकिंग पेमेंट फिक्स है, तो ड्यू डेट जो होगा वो दिन क्या हो जाएगा, डेट जब आपको इनवॉइस इशू करना पड़ेगा बेटा, क्लियर। ये बता रहा हूं मैं, टाइम लिमिट टू इशू द इनवॉइस, ठीक है। फिर देख लेना क्या, अगर इस टाइम में बिल इशू हो गया तो इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, नहीं तो कंप्लीशन और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। ओके सर, कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस थर्ड के साथ है क्या, अगर मान लो ना कोई इवेंट फिक्स है ना कोई ड्यू डेट फिक्स है, तो ऐसे केस में जब रेसिपिएंट सप्लायर को पेमेंट करेगा तब उतना अमाउंट के लिए उस दिन ही उसको इनवॉइस इशू करना पड़ेगा जब वो पेमेंट देगा रेसिपिएंट सप्लायर को, क्लियर। और इनवॉइस अगर टाइमली इशू कर दिया तो इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, नहीं तो प्रोविजन ऑफ सर्विस और रिसीट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। कभी भी एडवांस पेमेंट अगर आता है तो जितना एडवांस आया है उतने एक्सटेंड तक की लायबिलिटी आएगी बच्चों। और हाँ, अगर एडवांस का अमाउंट इज अप टू ₹1000 तो आपको हेडेक लेने की जरूरत नहीं है, आपकी चॉइस है, अभी टैक्स पे करना तो अभी टैक्स पे करो, नहीं तो बाद में जब उसका इनवॉइस इशू करोगे तभी टैक्स पे कर देना, अभी आपको टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है, आपकी चॉइस है बेटा। अगर 1000 रुपये तक का एडवांस है तो पर ट्रांजेक्शन। ओके सर, प्लस यहाँ पे लिखा है क्या, ये सबसेक्शन 2 था बेटा, प्लस यहाँ पे लिखा है क्या, अगर सबसेक्शन 2 से आपका आंसर नहीं आ रहा है तो रेसिपिएंट ने जब अपनी बुक्स में खर्चा रिकॉर्ड किया होगा, रेसिपिएंट ने जब अपनी बुक्स में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया होगा, तभी क्या हो जाएगा, टाइम ऑफ सप्लाई। मान लो सप्लायर ने कोई रिकॉर्ड रखे ही नहीं, कब पेमेंट आया, कब इनवॉइस इशू किया, कब कंप्लीशन हुआ, कुछ भी रिकॉर्ड नहीं है, सब कैश में काम चल रहा है, तो रेसिपिएंट ने जब वो खर्चा बुक किया होगा अपनी बुक्स में, उस दिन ही मान लेंगे टाइम ऑफ सप्लाई था और सप्लायर को टैक्स पे करना पड़ेगा बच्चों। अब आ गया क्या, सेक्शन नंबर 13 सब सेक्शन नंबर 3, जहां जहां रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगता है वहां रेसिपिएंट लायबल होता है। अब रेसिपिएंट लायबल है तो उसके लिए टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा साहब, 61st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस। आई रिपीट, 61st डे, गुड्स के केस में 31st डे था, यहाँ पे 61st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ मेकिंग पेमेंट बाय द रेसिपिएंट टू द सप्लायर विच एवर इज अर्लियर, क्लियर। वो क्या हो जाएगा सर, टाइम ऑफ सप्लाई 61st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ मेकिंग पेमेंट टू द सप्लायर इज द टाइम ऑफ सप्लाई। ओके, डेट ऑफ मेकिंग पेमेंट टू द सप्लायर कब होगा बेटा, वही एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट रिगार्डिंग पेमेंट और एक्चुअल डेबिट इन हिज बैंक अकाउंट विच एवर इज अर्लियर। ओके सर, सेक्शन नंबर, अच्छा एक और बात रखना, ये 13 सबसेक्शन 3 था, इसमें एक और प्रोवाइजो दे रखा है, अगर आपने इंपोर्ट ऑफ सर्विस किया है फ्रॉम योर एसोसिएटेड एंटरप्राइज, अगर आपने आपके एसोसिएटेड एंटरप्राइज से क्या किया है, आपके ही इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग जो एसोसिएटेड एंटरप्राइज होता है उससे कोई सर्विसेज इंपोर्ट करी, तो ऐसे केस में रेसिपिएंट ने जब वो बुक्स में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया होगा वो डेट या एक्चुअल मेकिंग पेमेंट टू द सप्लायर विच एवर इज अर्लियर, वही क्या हो जाएगा, टाइम ऑफ सप्लाई। यहाँ पे 61st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस नहीं देखा जाएगा। देन सबसेक्शन 4, 5 सेम, एब्सोल्युटली सेम, जो गुड्स के केस में थे वही सर्विसेज में, रिपीट करता हूँ मैं, सबसेक्शन 4 है वाउचर और कूपन के केस में सर्विसेज का वाउचर दिया है, इफ सप्लाई इज आइडेंटिफाइबल एट द टाइम ऑफ इश्यू ऑफ वाउचर, तो ऐसे केस में जब वाउचर इशू किया वही क्या हो जाएगा, टाइम ऑफ सप्लाई। और अगर सप्लाई इज नॉट आइडेंटिफाइबल एट द टाइम ऑफ इश्यू ऑफ वाउचर, तो जब वाउचर रिडीम कराएगा वही होगा, टाइम ऑफ सप्लाई। सबसेक्शन 5 बोलता है रेसिडुअल प्रोविजन। अब अगर सबसेक्शन 2, 3 और 4 से आपका आंसर नहीं आ रहा है और रिटर्न फाइल करने की रिक्वायरमेंट थी, तो ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न इज द टाइम ऑफ सप्लाई एंड in any other case date of payment of tax to the government directly is the time of supply। subsection 6 बोलता है क्या, इंटरेस्ट या लेट पेमेंट फी या चार्जेस फॉर या पेनल्टी वगैरह फॉर डिलेड पेमेंट बाय द रेसिपिएंट टू द सप्लायर, तो ऐसे केस में जब वो इंटरेस्ट या पेमेंट लेट पेमेंट फी रिसीव होता है तो उतने अमाउंट के लिए उस दिन टाइम ऑफ सप्लाई आएगा जब वो पेमेंट रिसीव होगा, इंटरेस्ट या लेट पेमेंट फी वाला बेटा, क्लियर। ये था सेक्शन नंबर 13 सबसेक्शन 6, क्लियर। इसी के साथ सेक्शन नंबर 13 खत्म होता है। अब बच्चों ध्यान रखना, एक और स्पेशल केस बिल्डर के केस में बच्चों, जहां पे सोसाइटी ने या किसी भी पर्सन ने उसको डेवलपमेंट राइट ट्रांसफर किए या फ्लोर स्पेस इंडेक्स ट्रांसफर किया या लॉन्ग टर्म लीज पे प्लॉट दिया, तो ऐसे केस में टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, जब ये बार्टर होता है बेटा या मनी में कंसिडरेशन हो सकता है सोसाइटी के लिए भी और बिल्डर के लिए बेटा। बिल्डर ने, सोसाइटी ने क्या किया, अपनी जमीन जो थी या अपना प्लॉट जो था वो दे दिया बिल्डर को और बोल दिया ये हमारा बिल्डिंग वगैरह जो पुराना बिल्डिंग बना उसको तोड़ नई बिल्डिंग बना, क्लियर। अब ऐसे केस में बिल्डर क्या करता है बेटा, उनको पुराने फ्लैट तोड़ के नए फ्लैट बना के देता है, अच्छे फ्लैट बड़े फ्लैट, प्लस हो सकता है कुछ मनी कंसेशन भी देगा बेटा। तो ऐसे केस में क्या हो रहा है, बिल्डर उनको फ्लैट बना के दे रहा है, तो बिल्डर इज सप्लाइंग सर्विसेज ऑफ कंस्ट्रक्शन सर्विस, क्योंकि एडवांस पेमेंट आ गया इन द फॉर्म ऑफ लैंड, इमूवेबल प्रॉपर्टी बेटा, कंसिडरेशन काइंड, प्लस सोसाइटी ने जिस पर्सन ने
डेवलपमेंट राइट दी, उसने भी सप्लाई ऑफ सर्विस किया बेटा, या फ्लोर स्पेस इंडेक्स ट्रांसफर किया है, या उसने लॉन्ग टर्म लीज पे प्लॉट दिया बेटा 30 ईयर्स और मोर देन 30 ईयर्स के लिए, तो ऐसे केस में वही सप्लाई ऑफ सर्विस है। तो ऐसे केस में टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, क्लियर स्पेशल प्रोविजन दिया कि देखो आज बिल्डर की बात करें हम, तो उसको एडवांस पेमेंट रिसीव हो गया कब, जैसे ही उसको राइट्स मिल गए एडवांस पेमेंट आ गया बेटा, और उसको बोलते टाइम ऑफ सप्लाई, एडवांस पेमेंट आते ही टैक्स पे कर, तो बेचारा को तो अभी तो बिल्डिंग तोड़नी है, नई बिल्डिंग बनानी है, उसके बाद जो बचे हुए फ्लैट होंगे ना वो बेचेगा, तब जाके पैसे आएंगे बेटा उसको, एक्स्ट्रा जो फ्लैट बनेंगे बेटा, तो उसको तो बेचारे को लॉस हो जाएगा। प्लस सोसाइटी के एंगल से बात करें, उनके पुराने घर टूटने वाले हैं, नए घर बनेंगे, पता नहीं कब मिलेंगे, और जैसे ही उन्होंने राइट ट्रांसफर किया उनके लिए सप्लाई ऑफ सर्विस कंप्लीट होगी बेटा, तो टाइम ऑफ सप्लाई उनके लिए भी आ जाएगा बच्चों उस टाइम पे। अब घर मिलेंगे नए कब, 3 साल बाद, और 3-4 साल पता नहीं कब मिलेंगे, और साहब आज जीएसटी पे कर दो, बड़ा टेंशन हो जाएगा ना दोनों एंगल पे। इसलिए इन दोनों के लिए बोल दिया क्या, आप दोनों के लिए, सोसाइटी के लिए भी, मतलब जो डेवलपमेंट राइट ट्रांसफर कर रहा है, फ्लोर स्पेस इंडेक्स ट्रांसफर कर रहा है, या लॉन्ग टर्म लीज ट्रांसफर कर रहा है प्लॉट का, या बिल्डर जो क्या कर रहा है कंस्ट्रक्शन सर्विस दे रहा है इन द फॉर्म ऑफ फ्लैट्स, या कोई ऑफिस वगैरह बना के दिए उसने क्लियर मेंबर्स को, तो ऐसे केस में टाइम ऑफ सप्लाई विल बी date of what, grant of completion certificate by the competent authority or its first occupation whichever is earlier time of supply को शिफ्ट कर दिया बच्चों। माहौल जबरदस्त, अरे मजा आ रहा कि नहीं आ रहा है बच्चों, क्लियर। देखो मैं वापस से कह रहा हूं आपको, ये लेक्चर्स अगर आप सुन रहे हो तो सबसे पहले आपने एक बार लेक्चर पढ़ा होना चाहिए, क्लियर, आपका चैप्टर एक बार कवर होना चाहिए। ये लेक्चर एक्सक्लूसिवली उन्हीं के लिए जिन्होंने लेक्चर पढ़े हुए, जिन्होंने ये टॉपिक एक बार कवर किए हुए, ये फास्ट रिवीजन है, ध्यान रखना बेटा, सुपर फास्ट, क्लियर, स्पीड धीरे धीरे और बढ़ती जाएगी मेरी, ध्यान रखना। ओके सर, आपको टॉपिक आना चाहिए, ये लेक्चर्स पढ़ाई करने के लिए नहीं, ये लेक्चर्स रिवीजन करने के लिए, टॉपिक को पूरा या फिट करने के लिए बच्चों, क्लियर। ओके सरकार, सेक्शन नंबर 14, वेन एवर देयर इज चेंज इन रेट ऑफ टैक्स, याद है बसंती जयवीरू, क्लियर सर, बसंती जयवीरू सुनना बच्चों ध्यान से। अच्छा हो सकता है आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हो जिसने लेक्चर में से नहीं पढ़े, उनके लिए भी लेक्चर काम की, इसलिए बसंती जयवीरू तो उनको समझ में आ गया होगा जिन्होंने मैंने लेक्चर पढ़ाया बेटा। सर बसंती के साथ जय है तो जय की बात माननी है, बसंती के साथ वीरू तो वीरू की बात माननी है, बसंती के लिए तो जयवीरू में जो पहले पूछेगा उसकी बात माननी है, याद है बेटा आपको। पर हाँ मैं समझाता हूँ बेटा, सर वेन एवर देयर इज चेंज इन रेट ऑफ टैक्स, whenever there is change in rate of tax, तो ऐसे केस में क्या होगा साहब, अगर देखो 3 इवेंट पे सप्लाई टाइम ऑफ सप्लाई डिपेंड करता है, कंप्लीशन मतलब सप्लाई, इनवॉइस डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और रिसीट ऑफ पेमेंट। अब सर तीनों इवेंट हो गए उसके बाद रेट चेंज हुआ है तो कोई मतलब ही नहीं बेटा, पुरानी रेट लगेगी। रेट चेंज हुआ उसके बाद तीनों इवेंट हुए तो ऑब्वियस बात है पुरानी रेट लगेगी, पर इन तीनों इवेंट के बीच में कभी रेट चेंज हो गया तो सेक्शन में 14 की बात आएगी। अब इसमें कॉम्बिनेशन बनेंगे 6, अब 6 कॉम्बिनेशन बनेंगे तो क्या होगा साहब, क्या करना, कंप्लीशन को अलग मान लेना, अगर कंप्लीशन पहले है इनवॉइस और पेमेंट बाद में है तो इनवॉइस और पेमेंट व्हिचएवर इज अर्लियर इज द टाइम ऑफ सप्लाई। कंप्लीशन पहले है, इनवॉइस भी पहले इशू कर दिया, बस पेमेंट बाद में है तो डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस इज द टाइम ऑफ सप्लाई। कंप्लीशन पहले है, पेमेंट पहले आ गया, भले इनवॉइस बाद में इशू किया, जब पेमेंट आया वो टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा। अब रिवर्स केस, रेट चेंज होने के बाद कंप्लीशन हुआ है पर इनवॉइस और पेमेंट दोनों पहले थे तो इनवॉइस और पेमेंट व्हिचएवर इज अर्लियर। कंप्लीशन बाद में हुआ है मतलब सप्लाई बाद में हुआ, इनवॉइस भी बाद में इशू किया, भले पेमेंट एडवांस आ गया तो अभी जिस दिन इनवॉइस इशू करोगे वही टाइम ऑफ सप्लाई आएगा। प्लस मान लो आपने सर इनवॉइस पहले इशू कर दिया रेट चेंज होने से पहले, कंप्लीशन बाद में हुआ, पेमेंट भी बाद में आया, तो जब पेमेंट आया वो टाइम ऑफ सप्लाई होगा, भले ही अपने इनवॉइस पहले इशू कर दिया बेटा। क्लियर, ये 6 केस 6 आंसर बच्चों, हाँ है ना। सर आप तो क्या करिएगा, कंप्लीशन को एक तरफ लिख दो और इनवॉइस और पेमेंट को अलग लिख दो बेटा। अब कंप्लीशन मान लो क्या बसंती, इनवॉइस पेमेंट को मान लो क्या जय और वीरू, और ऐसे केस में सर बसंती के साथ जय है तो जय की बात माननी, बसंती के साथ वीरू है तो वीरू की बात माननी, बसंती अकेली जय वीरू साथ में दोनों में जो पहले पूछेगा उसकी बात माननी बेटा। दिस इज आवर शॉर्टकट मैंने बनाया हुआ है इसको याद करने का, क्योंकि 6 केस 6 आंसर बच्चों। क्लियर, एक मैकेनिज्म बनाया हुआ है गवर्नमेंट ने सो दैट डिस्प्यूट्स नहीं हो इन केसेस में। एंड यहाँ एक बात और कह दी कि अगर मान लो डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट क्या होता है बेटा, डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट क्या होता है बच्चों, डेट ऑफ एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स रिगार्डिंग रिसीट ऑफ पेमेंट और एक्चुअल क्रेडिट इन द बैंक अकाउंट व्हिचएवर इज अर्लियर। पर इन दोनों डेट के बीच में मतलब एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स और एक्चुअल क्रेडिट इन द बैंक अकाउंट, इन दोनों के बीच में अगर कभी रेट चेंज हुआ तो क्लियर, तो भी व्हिचएवर इज अर्लियर। पर अगर जिस दिन रेट ऑफ टैक्स चेंज हुआ उसके 4 वर्किंग डे के बाद में बैंक अकाउंट में पेमेंट क्रेडिट हुआ है तो जिस दिन बैंक अकाउंट में पेमेंट क्रेडिट हुआ है वही डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट माना जाएगा। यहाँ पे बहुत सारे लोग गड़बड़ कर रहे थे इसलिए गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया बेटा। क्लियर, जो मैंने आपको फुल कोर्स में समझाया हुआ है इसका कॉन्सेप्ट क्या था बेटा। क्लियर, आई होप रिवाइज हो गया पूरा टॉपिक। ये सेक्शन नंबर 14 खत्म होता है। अब भारत माता की जय, पूरा टाइम ऑफ सप्लाई सेक्शन में 12, 13, 14 पूरा चैप्टर नंबर 3 खत्म होता है अब। थैंक यू सो मच। माहौल, और आप जब
यहाँ पर लेक्चर के कमेंट में लिखते हो माहौल या शानदार जबरदस्त, मेरी एनर्जी डबल हो जाती है, और मेरी एनर्जी डबल तो आपकी एनर्जी उससे भी ज़्यादा डबल कर दूंगा मैं। थैंक यू सो मच, माहौल एकदम जबरदस्त।